Disclaimer: This podcast episode is not a substitute for medical advice. We highly recommend that you please consult a medical professional before acting on any information heard on the podcast. Listeners' discretion is strongly advised. छोटे बच्चे को जब जन्म होता है जब उसका, तो इफ द बेबी इज अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज्ड या वीक हो, तो हमें ये जरूर होता है कि जो लेडी बेबी है, फीमेल बेबी है, वो सर्वाइव कर जाएगी बतौर मेल के। तो हम लोग हर बारी खुश होते हैं अगर फीमेल बेबी हो। This is Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। माइंड बॉडी मनी के इस खास एपिसोड में आज मेरे साथ एक बहुत खास गेस्ट है जिन्होंने बहुत सारी औरतों की इंक्लूडिंग मेरी जिंदगी बदल दी है। एंड दैट इज ट्रूली नो एग्जैजरेशन। आपका परिचय मैं अभी कराऊंगी डॉक्टर मनचंदा, पर उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन शेयर करनी थी आपके साथ। हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई डायग्राम वगैरह देखते हैं ना हम स्कूल बुक्स में, to me it looks like a muscular person standing with their biceps and triceps flexed and their arms flexed inward, you know? और मुझे लगता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है। क्योंकि जिस एरिया ऑफ द बॉडी के लिए औरतों को कमजोर या फ्रैजाइल या वीक वगैरह कहा जाता है, वो एक्चुअली एक सुपर हीरो है ना? थैंक यू रिया। और बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। जो आपने देखा और पहचाना, और मैं ही इसको अब आपकी तरह से डिस्क्राइब करूंगा कि बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह है। जैसे हम लोग सुपर हीरो को देखते हैं कि बिल्कुल मस्कुलर खड़े हुए हैं, और यही लेडीज का और औरतों के इम्पोर्टेंस है और डिफरेंस है बाकी जो मेल पॉपुलेशन है उनसे, कि उनमें सहनशीलता, उनमें शक्ति कहीं ज्यादा है। और ये ना ही हम वैसे बोल रहे हैं, मगर ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन भी है। हम जी। लोग जहाँ एक छोटे बच्चे को जब जन्म होता है जब उसका, तो अगर थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड हो, इफ द बेबी इज अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज्ड या वीक हो, तो हमें ये जरूर होता है कि जो लेडी बेबी है, जो फीमेल बेबी है, वो सर्वाइव कर जाएगी बतौर मेल के। तो हम लोग हर बारी खुश होते हैं अगर फीमेल बेबी हो। और ये मेरे ख्याल से, जैसे आपने बोला, अंदरूनी कुछ इनकी शक्ति होती है, जो सहनशीलता की और मजबूती की शक्ति होती है। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, और जिस नजरिए से आपने देखा है इसको, मैं यही नजरिया से देखूंगा इस डायग्राम को जो हम कहते हैं। ये बहुत अच्छा इंसाइट था। आई हैड नो आइडिया कि व्हेन यू हैव अ वीक और अ प्रेमेच्योर बेबी और अ बेबी विद एनी इश्यूज, आपको पता है द फीमेल बेबी विल मेक इट मोर बिल्कुल लाइकली टू मेक इट। बिल्कुल। अमेजिंग इंसाइट, वाओ। तो उसके साथ डॉक्टर राहुल मनचंदा, आपकी पहचान करा दें हमारे सुनने वालों से। आप एक गायनेक एंडोस्कोपिक सर्जन हैं और आपके नाम के आगे अल्फाबेट के इतने सारे लेटर्स हैं लगभग कि मतलब देखिए उसमें से सिर्फ MBBS और MD ये दो बताएं मुझे, बाकी आप समझा दीजिए, मैं एक एक करके पूछूंगी। FICOG ये क्या है? ये फेलोशिप होती है जी, इंडियन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट की है, जो ये अवार्ड की जाती है। एंड FICMCH? दिस अगेन इज फेलोशिप ऑफ द इंडियन कॉलेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। जी जी जी। और FICS और FACS? ये दिस इज द फेलोशिप ऑफ द इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एंड द अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स। वाओ, मतलब पूरे पूरे सारे क्रेडेंशियल्स, सारे सर्टिफिकेट्स लगे हैं दीवार पे। बाप रे बाप। आप कुछ 100-150 बार मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश भी हो चुके हैं, 3 किताबें लिख चुके हैं,
आप हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में खासकर लिखते भी हैं और टॉक्स भी देते हैं। आप एक अक्रेडिटेड एंडोस्कोपी के टीचर भी हैं। आप मिनिमली इन्वेजिव गायनिक सर्जरी के फैकल्टी मास्टर हैं। पर मेरे लिए आप वो हैं जिन्होंने मुझे एक भरपूर जिंदगी जीने का जरिया दिया। ये आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू वेरी मच। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं सीखने वाला हूँ। I try to learn from everything, and that's why as you learn, you Right. teach and you learn also. You know, and my roots actually stem from my family, which is where all of us grow from. और आप Right. मानेंगे नहीं, मगर ये मैं एक लेडी सेंट्रिक, वुमेन सेंट्रिक फैमिली से हूँ। जी बिल्कुल। मतलब मैं आई एम सराउंडेड बाय women and then I am also surrounded by women in my profession. So I actually, besides these degrees and all, I am fortunate enough to be in such a profession as well as जी। surrounded by women, not only in my family but in my profession. जी बिल्कुल। एंड I'll take a second to tell our listeners that आपकी जो मॉम है, she was my doctor as well. She was an incredible gynec surgeon, and she transformed the lives of so many women in Delhi right from the 60s, 70s, 80s, 90s. तो वो तो I mean we lost her recently and it was such a loss. और आपके घर में भी सराउंडेड बाय विमेन। तो डॉक, मैं पूछना चाहती थी आपसे, यूट्रस, ओवरीज, फलोपियन ट्यूब्स, वजाइना, सर्विक्स एक औरत के फिजिकल ही नहीं, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बहुत अहम हिस्से हैं। Yet there is so much hesitation, awkwardness, shame, and sometimes even guilt when it comes to talking about one's reproductive health. ऐसा क्यों है? क्या आपके इतने वास्ट एक्सपीरियंस में इस झिझक और शर्म से उभर कर मेडिकल प्रोग्नोसिस पर फोकस करना मुश्किल रहा है कभी? अनफॉर्चुनेटली, और हमारी बदकिस्मती है कि ये ऐसी चीज है, मगर ये सालों से चले आ रही है। मेरी माँ मेरे को बताती थी, उनके प्रैक्टिस में भी ऐसा ही था। और हम लोग सोचते हैं हम लोग काफी प्रोग्रेस कर गए, थोड़ा प्रोग्रेस जरूर है, मगर ये झिझक जो है हमें बहुत ही इट लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स फॉर द वुमन, और ये जो है हमें निकाल देना चाहिए। एंड उस एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो आजकल जो कुछ मूवीज आ रही हैं जो कि वुमेन सेंट्रिक है, वुमेन के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती हैं और ये चीजों को ओपन में लाती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, कहानी जो मेरे साथ हुई। मैं बच्चों के स्कूलों में जाता था और जिसे हम कहते हैं फीमेल एजुकेशन के लिए, या सेक्स, बच्चों को अवगत कराने के लिए कि क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, किन चीजों के साथ उनको डील करना पड़ेगा। और स्कूलों में इतना हमें पुशबैक मिला इसके बारे में कि हमें इसका टॉपिक चेंज करके हाइजीन के गाब में इसको हमें बताना पड़ा। बट थोड़ी चेंजेस हैं जो मैं देख रहा हूँ अपने प्रोफेशन में। लोग थोड़ा ज्यादा बात कर रहे हैं, लेडीज आगे आ रही हैं। एक तरफ वो था, दूसरी तरफ मैं आपको बहुत ही इनकरेजिंग चीज भी हुई मेरे साथ, जो काफी सालों पहले एक छोटी सी बच्ची आई मेरे पास कि 18 ईयर ओल्ड थी, उनको पीरियड शुरू नहीं हुए थे एंड उनको पता था कि कोई प्रॉब्लम है उनके साथ, मगर उनके माता पिता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, they were hiding it or putting it underneath the carpet, और वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे डिसअपियर हो जाएगा। मगर this little girl brought these two parents to me saying कि मैं मिलना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे ले जाइए। and luckily we could solve her problem. Wonderful. This is a great story. Yeah. You know, like very often आजकल जैसे हम सुनते हैं ना कि माँ बाप दहेज देने से मान गए थे, पर लड़की ने दूल्हे को घर भेज दिया कि भाड़ में जाओ। So sometimes the next generation takes that step. बिल्कुल ठीक। You know, Doc, I have started doing something very small. But let's say I have my period and I'm in a studio and I'm recording, or I'm in a meeting which is filled with men or the studio recordists, and I wince or I adjust, and somebody very solicitously says, "क्या हुआ? कोई तकलीफ है?" I say, "No, I've got my period." I just say it like that. Because why shouldn't I?
Absolutely. And sometimes I see the recordist or the studio hand or the client go, oh, and then they have to adjust because I've said it now, the words are out of my mouth. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत हम्म, इम्पोर्टेंट है। हम्म, मेरा मानना है कि ये छोटे कदम ही हमें आगे ले जाएँगे, क्योंकि हम्म, इसका मतलब है जिन लोगों ने आपसे ये सुना, उनके लिए चेंज है, उनके लिए नॉर्मल प्रोसीजर हो जाएगा धीरे-धीरे करके एंड दे विल नॉट विंस एट दिस yeah, later the next and time. then this will be a sort of a serial Hmm. thing which will go out to the women that they encounter. So I feel it's a wonderful thing and these are small steps कि हम लोग लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज देखिए बुखार होता है तो कहते हैं तबीयत खराब है, सर में दर्द बिल्कुल। है, ये पेट में दर्द है। अरे पेट में दर्द नहीं है, पीरियड है, बोल दो ना। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो सबसे कॉमन जो कल्प्रिट्स हैं उनका एक ओवरव्यू कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कि इनको कैसे पहचाने, इनका इलाज क्या है। आई नो आई एम टॉकिंग टू अ सर्जन, पर मैं ये भी जानना चाहूंगी इन सब के लिए इन्वेसिव प्रोसीजर्स के अलावा भी इलाज हैं क्या? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, पीसीओएस। ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है, लोग जानते हैं इसके बारे में और कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड सर्जरी के बारे में, इलनेस केयर के अलावा वी आर नाउ लुकिंग एट वेलनेस केयर to the opposite side of surgery, which is where we're looking at preventive health. How lovely. We're looking at wellness care rather than actually treating the illness. Illness care. Very nice phrase. This is what hopefully we can put out with your program, the word there, कि आप illness की इंतजार ना करें, आप अपने wellness को देखें और wellness हर चीज में जी important है, including health. So coming back to PCOS, this is just a hormonal disorder and फुल फॉर्म बता दीजिए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं इसको या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। इसमें कॉमनली हम लोग जो देखते हैं कि पीरियड्स थोड़े इरेगुलर होते हैं, पीरियड्स डिलेड होते हैं, कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। देन यू हैव डिफिकल्टी इन लूजिंग वेट, टेंडेंसी टू गेन वेट, मोटापे का शिकायत होता है, एक्ने हो जाती है, हेयर ग्रोथ एक्सेसिव हो जाता है, बच्चे होने में दिक्कत हो जाती है। बट बेसिक इसका जो है माजरा वो ये है कि lifestyle, and again it comes to wellness, which is you're looking at changing your lifestyle, whether it is आपकी डाइट में आप चेंज करें, आपके एक्सरसाइज रेगुलर करें, वेट लूज करें, खाना किस तरीके का खाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। जो सर्जरी है जिसके जो मैं हूँ वो बहुत दूर में आती है। बहुत दूर में। पहले आप अपने लाइफस्टाइल से चेंज करें, खान पीन से, एक्सरसाइज से, एंड एज ए से हेल्दी लिविंग, and then you go on to medication if required, and then the last resort is really surgery, जो कि इस चीज में बहुत ही कम हम लोग करते हैं, बट ये काफी ट्रॉमेटिक होता है लेडीज के लिए। मैं आपको बोलूँ वेट लूज करना, एक बार ही आप लूज करेंगे मगर वो जल्दी आ जाता है वापस, एंड देन टू कीप इट डाउन, टू मेंटेन इट इज वेरी डिफिकल्ट, दो यू कैन हैव पॉलीसिस्टिक इवन विथ थिन गर्ल्स, वो भी होता है, उसमें अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दिस इज व्हाट पॉलीसिस्टिक, एंड आई फील, जो मेरा मानना है, आजकल बहुत सारी हमारी जो लाइफस्टाइल सिडेंट्री हो गई है, हम बाहर खेलते कूदते नहीं है जैसे हम लोग करते थे। तो खाना में योर जंक फूड विच इज ओके वंस इन अ व्हाइल, बट इफ यू मेक इट अ हैबिट, तब ये सारी चीजें होती हैं। तो पीसीओएस इज वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। दैट इज करेक्ट। पीसीओएस के अलावा भी ओवेरियन सिस्ट्स होते हैं ना, दैट्स माय नेक्स्ट वन, ओवेरियन सिस्ट्स व्हिच इज नॉट पॉलीसिस्टिक। क्या फर्क है दोनों में? एक ओवरी में हर साइकिल में बहुत सारे सिस्ट बनते हैं, वो एग्स होते हैं जो फॉलिकल्स बनते हैं, उनमें से एक एनलार्ज करके फिर रप्चर करता है और वो एग निकलता है बाहर, व्हिच इज फॉर प्रेगनेंसी और द नॉर्मल प्रोसेस। अगर पीसीओएस है तो सारे फॉलिकल्स एनलार्ज करते हैं, कोई रप्चर नहीं करता है, सारे बड़े बनते हैं। बट ओवेरियन सिस्ट जो होते हैं, जो फॉलिकल जो सिस्ट बनता है और रप्चर करता है, कभी-कभी वो सिस्ट एनलार्ज हो जाता है और वो रप्चर नहीं करता। तो एक तो वो तरीके का सिस्ट हो जाए, उसको हम फिजियोलॉजिकल सिस्ट कहते हैं, व्हिच इज नॉट हार्मफुल, नॉट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, एंड ऑल यू नीड टू डू इज कि उसको मॉनिटर करेंगे अल्ट्रासाउंड से अगले साइकिल में और वो डिसअपीयर हो जाते हैं नॉर्मली। अच्छा। और तरीके के भी सिस्ट होते हैं, वो डिसअपीयर नहीं होते हैं, तो फिर उनको देखने की जरूरत होती है कि वो किस चीज के सिस्ट हैं, एंड देन
treat them according to जो आपका diagnosis बनता है. And this is different from my third, which is uterine fibroids. Those are totally different. That is correct. So cyst का मैं एक चीज और आपको बोल दूं, cyst important है क्योंकि ये even non-menstruating girls में, young girls who are menstruating जिनकी शादी नहीं हुई होती है, school going हाँ. children में होता है, और इनका सबसे बड़ा common जो है तरीका प्रेजेंट करने का वो ट्विस्ट हो जाता है. तो वो ट्विस्ट होता है तो उनको पेन होता है, और twisting is problematic because that can destroy the ovary. So visiting your doctor to make a diagnosis कि ये twist हो रहा है so that you can treat it and is an emergency. तो उसमें क्या ओवरी ट्विस्ट हो जाती है? ओवरी ट्विस्ट हो जाती है क्योंकि सिस्ट गुब्बारे की तरह होता है और वो अटैच्ड यूट्रस से होता है, एक लिगामेंट से, तो घूम जाता है. अब जो फाइब्रॉइड आपने बोला वो ट्यूमर होता है यूट्रस के वॉल में. अच्छा, और वो क्यों होता है? वो हार्मोनल इम्बैलेंस से हो जाता है, एक्सेसिव हार्मोन से हो जाता है. उसका कोई एक कारण नहीं है, मगर देखा गया है कि जो लेडीज में फाइब्रॉइड होते हैं उनके गर्ल चाइल्ड में, girls in that family might have. So it's hereditary. Well, it has a small element of it, but it's not the only reason. तो फाइब्रॉइड ट्यूमर होता है यूट्रस में और इससे फिर पेन हो सकता है आपको, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, और ब्लीडिंग हो तो फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, विच इज़ हमारे देश के लेडीज़ में काफ़ी कॉमन होता है. बट फाइब्रॉइड्स आर कॉमन. इसमें आपके कंसीविंग में, बच्चा होने में भी दिक्कत होती है. तो दीज आर फाइब्रॉइड्स. बट ट्यूमर जनरली हम लोग सोचते हैं बॉडी में ट्यूमर, जब ट्यूमर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें डर लगता है कैंसर ये कैंसर तो नहीं. हाँ, मगर ये कैंसर नहीं होते जनरली. Fibroids अच्छा. generally less than 1% of them are cancer. So they Okay, are normally what we call better or good tumors because they are not generally cancerous. But they need to be removed surgically, right? They need to be removed. Depends on the size, the location, the symptoms of the fibroid, and then you take a call. So not all fibroids, but one must always individualize the lady who comes to you and then take a call on the symptoms and, like I said, the size, the position of the fibroid. Then let's come to what I call the silent disease, endometriosis. 99% of the time it goes undiagnosed because you're just told you have heavy periods. इतना चू-चू क्यों कर रहे हो, इतना क्या रो रहे हो, सबको होता है, तुम्हें भी हो रहा है, सारी लड़कियां झेलती हैं, तुम भी झेल रहे हो. Because nobody is actually comparing ना, कोई कंपेयर करके तो देख नहीं रहा आप किस चीज को हेवी ब्लीडिंग बोल रहे हो और बाकी लड़कियां किस चीज को हेवी ब्लीडिंग बोल रही हैं, या आप किस चीज को दर्द बोल रहे हो और बाकी लड़कियां किस चीज को दर्द बोल रही हैं. So what I know is that girls who suffer from endometriosis are 99% of the time told, अरे shut up and deal with it यार, इतने भी क्या नाजुक हो. यही आपका स्टीरियोटाइप जो हम ब्रेक करना चाहते हैं, जिसके बारे में आपने पहले जिक्र किया, पीरियड्स के बारे में बात करना या कुछ. हमें बताया जाता है कि the male cannot cry, right? Similarly, the woman cannot complain, right? Especially about her periods. उनमें सहनशीलता होनी चाहिए, you know. But unfortunately, this has led to problems only increasing, and this is where it stems from. So period में पेन, बिल्कुल जैसे आपने सही बोला कि आप क्यों कंप्लेन कर रही हैं, सबको होता है. एंड ट्रेडिशनली जो लेडी होती है वो, हमने जैसे बात की, वो ज्यादा सहन कर पाती हैं. तो जैसे जितना आपको पेन हो रहा है दूसरी लेडी को कितना हो रहा है आप कंपेयर नहीं कर सकते. आप कैसे कंपेयर करोगे, आप कोई मीटर थोड़ी लगा रहे हो. बिल्कुल. और मेरे पास पेशेंट आते हैं ओपीडी में, तो मैं जब पूछता हूँ कि आपको पीरियड में दर्द होता है, it is to an extent of that they want to say no to me, and then when I pry and I say दर्द नहीं होता आपको, हाँ थोड़ा सा कमर में ना यहाँ दर्द होता है, या थोड़ा सा हेवीनेस होता है, और मैं एक क्रोसिन खा लेती हूँ, या so if you ask them and go further deep into it, you will land into कि बहुत दर्द होता है, और they are at home, they take off from work, they have a hot water bottle on their tummies. You will see marks at times. I had a friend who was going through it, and she had a mark on her tummy because of this. And I said, what are you doing? और ये ladies ही ladies को बताती हैं. So what exactly is endometriosis? I would like the women who are listening to us right now
to reevaluate maybe a lot of painful periods and say, oh, could I have that and I've never got it checked? तो थोड़ा डिफाइन कर दीजिए. एंडोमेट्रियोसिस ये होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं और हर पीरियड में ये लाइनिंग है वो शेड ऑफ होके बाहर निकलती है लाइक व्हिच इज योर ब्लीडिंग. तो दिस इज द प्रोसेस. अब वो जो लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वो कभी-कभार अंदर भी होती है, ओवरीज पे होती है, ट्यूब्स पे होती है, यूट्रस के आउटर सरफेस पे होती है और जब तो फैल आपका जाती है, उसको फैल जहाँ जाती होना है है उसके अलावा और कई जगह होती है. बिल्कुल. और जब आप ब्लीड कर रही हैं तो ये जो फैला हुई एंडोमेट्रियम है ये भी ब्लीड करेगा. जो आपकी पर निकलेगा लाइनिंग कैसे? एग्जैक्टली तो वो वहाँ जमा हो जाता है और इसको हम हाँ. कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस. जमा होता है तो दैट कॉजेज एडहेजन्स, फाइब्रोसिस और ये पेन करता है. और दूसरे तरीके का एंडोमेट्रियोसिस है जो यही चीज सेल लेके यूट्रस के मसल वॉल में चला जाता है तो वहां पे ब्लीड करता है तो यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है. वो भी बहुत ज्यादा पेन करता है, हेवी ब्लीडिंग करता है, डिफिकल्टी इन हैविंग बेबीज, कंसेप्शन. और कभी आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है मगर आपको पेन बहुत कम हो रहा हो. ये भी होता है. तो ये इसको डायग्नोज करना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कुछ लोगों के ही जहन में होता है. मैं बोलूं तो इवन a lot of the doctors are not aware of it. So you need to go to a person who will diagnose endometriosis for you because अगर इसको आप जल्दी पकड़ लेंगे और डायग्नोसिस बना लेंगे तो आप इसका फिर भी अच्छा इलाज कर पाएंगी. और अगर नहीं तो एंडोमेट्रियोसिस मेरा मानना ये है और आपके लिसनर इसको ना वो समझें दूसरी तरफ में मगर कुछ कुछ कैंसर से भी खराब होता है क्योंकि कैंसर्स का भी इलाज हो जाता है. इसका ऐसा है कि इलाज बहुत कम होता है अगर फैल जाए क्योंकि आपको इलाज के लिए हर सेल निकालना पड़ेगा और वो सेल निकालना बहुत मुश्किल होता है. तो अगर जल्दी पकड़ेंगे तो आप इसका इलाज कर पाएंगे. और ये पेन बहुत होता है. आपकी लेडीज काम पे नहीं जा पाती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी ब्लीडिंग होती है. हाँ होती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. So it's a cycle that you need to break and diagnose and you need to go to a person who is aware of it. तो अगर पीरियड में पेन होता है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से मिलें, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और एंडोमेट्रियोसिस का उनको बोलें डायग्नोसिस रूल आउट करने के लिए. ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अगर अवेयरनेस है आपको अपनी हेल्थ अपने हाथ में लेने की जरूरत है और जाके ये अगर रूल आउट हो जाए तो फिर हम मान सकते हैं इट कैन बी फिजियोलॉजिकल. बट दिस इज इम्पोर्टेंट टू रूल आउट कि आपको एंडोमेट्रियोसिस नहीं है. Right. So, coming to what you fundamentally do, Dr. Manchanda, minimally invasive surgery exactly क्या होती है? थोड़ा अपने listeners को समझाते हैं ताकि अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो informed होकर access कर पाए. दिस इज चेंज एंड एडवांसमेंट इन सर्जरीज जो होती हैं. पहले बड़े बड़े कट होते थे पेट पे ऑपरेशन करने के लिए. अब हम उसको छोटे से होल्स के साथ जैसे हम कहते हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करते हैं. अब इसमें फायदा ये होता है कि आपका स्कार कम होता है, पेन कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है, ट्रॉमा कम होता है. आप रिकवरी में जल्दी जा सकती हैं काम पे. आप अपने नॉर्मल लाइफ को जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं. आपको 24 घंटे या 6 हफ्ते के लिए लेटने की ज़रूरत नहीं है बिस्तर में. और इसमें आप बड़ा देखते हैं. इट्स एन एनलार्ज्ड व्यू ऑफ द ऑपरेटिव फील्ड दैट यू गेट. So again, there are great advantages of precision surgery, of less bleeding, of being able to deal with it much better because the view is enlarged. So there are multiple advantages over the large incisions that used to be given for any operative surgery. And now we are going into further advancement, which is robotic surgery, where again you're using, आप सुनते होंगे artificial intelligence and you know virtual reality and all this is how the robot functions. It's basically artificial intelligence where you are giving a command to the robot and with great precision the robot is operating according to the data that has been fed in. So robotic surgery is a great because again that allows you. और आपको सब कुछ कैमरा के थ्रू एक स्क्रीन पे दिख रहा हो. बिल्कुल बिल्कुल. You are not looking at the patient's tummy as to say. You are looking at a screen and you're operating. It's much nicer and better for the patient. और पुराना जब ये आए थे अंदर टेक्निक्स तो they used to say कि the cost is more
and that is prohibitive, which is what is happening with robotic surgery now. But eventually, minimally invasive surgery, the cost is coming down, because जहाँ हॉस्पिटल में 5 दिन रहना पड़ते थे, 5 दिन की दवाई, 5 दिन के डॉक्टर्स की फीस, हॉस्पिटल के बेड चार्जेस, वो सारे आपके चले जाएंगे, क्योंकि आपको छुट्टी, योर डिस्चार्ज बिल्कुल नेक्स्ट डे 24 आवर्स के अंदर आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। नहीं, तो और कॉस्ट की बात हम जरूर करेंगे, बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज कॉल्ड माइंड बॉडी मनी। हाँ, बिल्कुल। तो मनी भी एक एस्पेक्ट है जिस पे हम जरूर आएंगे थोड़ी देर में। बट हेल्थी ये आपको आप बताएंगे, आई एम श्योर आप प्रोग्राम्स करेंगे और आगे, मगर इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ वुमन is very important for the woman to take care of her finances and to be able to know what to do and how to manage it. ये जो हमारे पापा साइन करते थे या हमारे भाई साइन करते थे, वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा, और हमने इतने एपिसोड्स किए हैं अभी माइंड बॉडी मनी में, where we have an expert of mental health, physical health and financial health, and our financial advisor Ritu repeatedly says earning is not financial independence. Knowing what the hell is happening with your money is financial independence. बिल्कुल ठीक। थैंक यू डॉक्टर मनचंदा। मुझे हमारी बात यहीं पे आज रोकनी पड़ेगी क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, पर मेरे सवाल अभी बहुत सारे बाकी हैं, इसलिए हम आपसे फिर अगले हफ्ते, अगले थर्सडे जरूर जुड़ेंगे ऑन दिस वेरी वेरी क्रिटिकल एपिसोड of Mind Body Money, where we're discussing female reproductive health. Thank you very much for having me, Ria, and I look forward to the next episode and talking to you more and discussing what is very very important in our country and society, which is women's health, and which is my priority, and not only because of my profession but because of my family, where I have my little babies and I have my wife. I look forward to being with you and hoping I can make a little difference. That was Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures. Audio design, Indranil Bhattacharjee.